आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो होम असाइनमेंट को डिस्कस करना है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में होम असाइनमेंट दी गई थी, और उसके बाद हम फिर दो एरियाज करेंगे आज नए, बैंक और कैश। और आपने परेशान नहीं होना कि एक दिन में दो एरियाज, दोनों छोटे छोटे हैं और ये दोनों मिला के भी छोटा सा काम। मैं तो सोच रहा था और भी एरिया ऐड कर दे, फिर मैंने कहा नहीं, आपने कहना है सर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ दो एरिया, बैंक और कैश। लेकिन कल के लेक्चर में जब आप लोग फिजिकली क्लास में आएंगे तो कल के लेक्चर में हम एक्सपेंसेस के एरियाज करेंगे। एक्सपेंसेस में याद रखिए कुछ रिलेटेड दूसरे एरियाज भी आ जाएंगे, जैसे एक्रूवल्स भी आ जाएंगे, उसमें प्री पेमेंट्स भी आ जाएंगी, प्रोविजंस भी, कंटीजेंसीज भी। तो वो तीन चार एरियाज जो है वो इकट्ठे चुके इंटरलिंक्ड है और छोटे छोटे हैं, इसीलिए कल के लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। तो आज पहले चलते हैं होम असाइनमेंट की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। हमारे पेपर में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे या केस स्टडी के, या दोनों दोनों आए, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना साथ साथ। ठीक है, मैं सिर्फ केस स्टडी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ के साथ में रिप्रोडक्शन की भी, दोनों। और आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ना केस स्टडी की ना रिप्रोडक्शन की। कहाँ की असाइनमेंट? की असाइनमेंट आज? नहीं की, चले मर्जी आपकी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11, लिस्ट 4 ऑडिट प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर विल नॉर्मली परफॉर्म प्रायर टू अटेंडिंग द क्लाइंट्स प्रेमिसेस ऑन द डे ऑफ द इन्वेंट्री काउंट। कल याद है इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर्स पढ़े थे हमने, तो उसमें हमने स्टडी किया था इन्वेंट्री काउंट को 3 हिस्सों में सब डिवाइड किया था। इन्वेंट्री काउंट की जो एक्सरसाइज है उसे 3 हिस्सों में हमने सब डिवाइड किया था। कुछ प्रोसीजर इन्वेंट्री काउंट से पहले, कुछ इन्वेंट्री काउंट वाली रात, और कुछ उसके बाद, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बिफोर वाले प्रोसीजर याद है? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर पूछ रहा है? कह रहा है प्रायर टू अटेंडिंग द क्लाइंट्स प्रेमिसेस ऑन द डे ऑफ द इन्वेंट्री काउंट। ये तो अजीब सी बात हो गई। कह रहा है कंफ्लिक्ट आ गया, कंफ्लिक्ट आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है बताओ कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। एक तरफ कह रहा है प्रायर टू अटेंडिंग द क्लाइंट्स प्रेमिसेस, यानी क्लाइंट की प्रेमिसेस को अटेंड करने से पहले, क्लाइंट की प्रेमिसेस पे हाजिर होने से पहले बताओ कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ऑन द डे ऑफ द इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंट के दिन भी कह रहा है। तो अगर हम प्रायर टू अटेंडिंग की तरफ जाएं तो ये बिफोर वाले प्रोसीजर लग रहे हैं, और अगर हम ये ऑन द डे ऑफ इन्वेंट्री काउंट की तरफ जाएं तो ये लग रहा है कि इन्वेंट्री काउंट वाले दिन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ड्यूरिंग वाले। अब यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का थोड़ा सा मसला है, उर्दू में तर्जुमा करें। क्या कह रहा है? कह रहा है बताओ क्लाइंट की प्रेमिसेस पे इन्वेंट्री काउंट वाले दिन, क्लाइंट की प्रेमिसेस पे जाने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ये तो हमें पता है ना कि हमने किस दिन जाना है क्लाइंट की प्रेमिसेस पे, ऑन द डे ऑफ इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री काउंट पे प्रेमिस, क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाएंगे ना, तो उससे पहले प्रायर टू अटेंडिंग क्लाइंट्स प्रेमिसेस क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो असल में ये पहले वाले प्रोसीजर पूछ रहा है, प्रायर टू अटेंडिंग, यानी क्लाइंट की प्रेमिसेस को। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या बनता है, क्लाइंट की प्रेमिसेस को इन्वेंट्री काउंट वाले दिन अटेंड करने से पहले आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। पूरा सेंटेंस क्या बनता है कि क्लाइंट की प्रेमिसेस को इन्वेंट्री काउंट वाले दिन अटेंड करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो कौन से प्रोसीजर है पहले वाले? इंस्ट्रक्शंस, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करेंगे, उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसके अलावा देखेंगे लोकेशन कौन कौन सी विजिट करनी है, किसी एक्सपर्ट को एंगेज करना है कि नहीं, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है कि नहीं करना, और 4 प्रोसीजर हो गए, चले काफी है। वैसे मेरे ख्याल में उसे इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना चाहिए था, या तो प्रायर का वर्ड ना लिखता, या ऑन द डे ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ऑन द डे का वर्ड ना लिखता, इस क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट मीनिंग दे रहे हैं दोनों टर्म्स, प्रायर वाला और ऑन द डे वाला। तो इनमें से किसी एक को उसे यूज नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16, ये क्वेश्चन भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी है, और ये आई कैप का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन जो था वो एसीसीए का क्वेश्चन था, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी शामिल था, और इसी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में आपको पता है एसीसीए के पास पेपर के क्वेश्चन भी शामिल है, सीए के भी शामिल है। और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कौन से भला? सीए के क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा रेलिवेंट सीए के, क्योंकि हाँ, क्योंकि आई कैप जो है वो क्वेश्चन जब बनाता है तो आपको अभी जो रिसेंट टाइम में आएंगे सीए स्टाइल के आएंगे, लेकिन बहरहाल आपको पता है प्रैक्टिस करनी है हमने, एसीसी वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो भी क्वेश्चन बैंक में शामिल है। टारगेट हमारा यही है, हमने क्वेश्चन बैंक का हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना।
16. You are the audit senior on the audit engagement of Farhan Foods Limited and assigned to attend the inventory count. ठीक, रिक्वायरमेंट में क्या, स्टेट व्हाट मैटर्स यू वुड कंसीडर व्हाइल ऑब्जर्विंग द इन्वेंटरी काउंट. अच्छा, यहाँ पे क्लियरली उसने कह दिया, बताओ कौन से मैटर आप कंसीडर करोगे व्हाइल ऑब्जर्विंग द इन्वेंटरी काउंट. ऑब्जर्विंग द इन्वेंटरी काउंट किस वक्त होगी, बिफोर, आफ्टर के ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट, ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट. और अगर आप ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट में देखें वहां पे भी ऑब्जर्विंग का अल्फाज लिखा हुआ है जी. और क्या प्रोसीजर है जो व्हाइल ऑब्जर्विंग इन्वेंटरी काउंट हमने परफॉर्म करने होते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्व करना है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा. फिर इसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे हम सैंपल बेस पे. खुद भी अगर इन्वेंटरी काउंट को इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं. सैंपल बेस पे कुछ फिजिकल गुड्स को उठा के चेक कर लिया कि लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, लिस्ट में से सैंपल उठा के देख लिया फिजिकली मौजूद है कि नहीं, बोथ वे में. और क्या काम करेंगे, थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी पे स्टॉक काउंट पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको अलहदा कर लेंगे, उसको हमने क्लाइंट के स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना. और कट ऑफ परफॉर्म, क्या कट ऑफ सेल और परचेज के ऊपर जो कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो इन्वेंट्री के लिए रेलिवेंट होता है. बिल्कुल, क्योंकि सेल और परचेज का इनडायरेक्ट इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट जो है डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की वजह से इन्वेंट्री पे आता है. और याद रखिए जो सेल और परचेज का कट ऑफ है ये हम इन्वेंट्री काउंट वाले दिन परफॉर्म करते हैं, यानी ईयर एंड पे. और क्लाइंट से जो स्टॉक जिन शीट्स की बेस पे स्टॉक काउंट हुआ है उन पे साइन करवा के हम अपने पास रख लेंगे, ताकि महीने बाद जाके जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आए तो उसमें हम चेक कर लें कि क्या उसमें जो इन्वेंट्री की फिगर है इन स्टॉक शीट की बेस पे ही इंक्लूड की गई है. ये तो नहीं हमारे पास जो स्टॉक शीट है उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस कुछ और आ रहा है और बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री का बैलेंस शो करवाया गया वो कुछ और है. तो ये हमारे प्रोसीजर थे इन्वेंट्री के. अच्छा, अब चूंकि इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ ही कंट्रोल्स, इन्वेंट्री से रिलेटेड कंट्रोल्स भी लिंक करते हैं उस एरिया से, तो इसीलिए हमने ये बेहतर समझा, खासतौर पर स्टॉक काउंट के हवाले से, तो हमने ये बेहतर समझा कि बाकी एरियाज में तो हमने ये काम नहीं किया. जैसे हमने फिक्स एसेट्स में हमने सेल्स, हमने डेटर्स का एरिया पढ़ा, फिक्स एसेट्स का एरिया पढ़ा, क्रेडिटर्स का एरिया भी पढ़ा, इंटेंजिबल्स के एरिया भी पढ़े, उनके सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम कवर करते गए, उनके इंटरनल कंट्रोल्स की तरफ नहीं गए. लेकिन चूंकि इन्वेंट्री के केस में आईकैप ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक टेकिंग के प्रोसीजर्स हैं वो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में इंक्लूड किए हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड जो आईकैप बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कंट्रोल्स वाले चैप्टर में कि इन्वेंट्री काउंट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल्स क्या अप्लाई करने चाहिए. इसीलिए खासतौर पे इस एरिया में, इन्वेंट्री के एरिया में सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ ही हम इसके रिलेटेड कंट्रोल्स भी पढ़ने जा रहे हैं. इसलिए आपको याद होगा जो कल आपको एक्सरसाइज दी गई थी उसमें चैप्टर 10 के सब्सटेंटिव प्रोसीजर के क्वेश्चन भी थे, और जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये 3 क्वेश्चन थे, उसके आगे चैप्टर नंबर नहीं लिखा हुआ था, लिखना चाहिए था, वो चैप्टर नंबर 12 के केस स्टडीज है. तो आपकी होम असाइनमेंट जो थी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. अब जो केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स की केस स्टडी है, लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल जो इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं. हमारे चैप्टर वॉल्यूम 2 के चैप्टर 12 में क्वेश्चन नंबर 1, 4 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा. अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो अभी लेक्चर को पॉज कीजिए. पहले इन 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे 25 से 30 मिनट लगेंगे तीनों केस स्टडीज को. आप इन तीनों केस स्टडीज को अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद रिमेनिंग लेक्चर का हिस्सा सुनिए. तो आपकी होम असाइनमेंट जो डिस्कस होने जा रही है वो चैप्टर 12 वॉल्यूम 2 चैप्टर 12 क्वेश्चन नंबर 1, 4 1 बाय 1 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जी. अब हम अपनी वॉल्यूम 2 के असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. इसमें 2 केस स्टडीज हमने डिस्कस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4. पहले क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम 2 में से ये हमारी रिसेंट अटेम्प्ट की केस स्टडी है, ऑटम 2021. आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं. क्या कहता है, कह रहा है योर फर्म, सॉरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एनी 4 वीकनेसेस इन द इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर एंड स्टेट देयर इम्प्लीकेशन ऑन द फिजिकल काउंट. कह रहा है बताओ इसमें से क्या वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस बताओ और उनकी इम्प्लीकेशन भी बताओ, यानी उनका इफेक्ट क्या होगा इन्वेंट्री काउंट पे, इन वीकनेस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सबसे पहले योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शहजाद लिमिटेड SL, a wholesaler of consumable products for the year ended 30th June 2021. ठीक है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन. SL maintains up to date computerized inventory record
एसएल कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट। अब इन्वेंट्री काउंट के दौरान ये कुछ मैटर्स हमारे सामने आए हैं। इनमें से वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि आपको वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने कंसेप्ट समझाया था कि इन्वेंट्री काउंट के दौरान क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने ऑब्जर्व करनी है, जिनका ध्यान रखना है, वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, इन्वेंट्री काउंट took place on 1st July 2021 under the supervision of the warehouse manager and its staff who are responsible for maintaining the inventory. No movement of inventory took place on that day. अच्छा, ये जो दूसरा हिस्सा ना, no movement of inventory took place on that date, ये अच्छा है, ये गुड कंट्रोल है, ये हमने स्टडी किया था कि इन्वेंट्री काउंट के दौरान मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पहला हिस्सा, पहला पार्ट है जिसमें कह रहा है कि वेयर हाउस मैनेजर और उसके स्टाफ की सुपरविजन में इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, ये कंट्रोल वीकनेस है। ये सही गुड सिस्टम के मुताबिक एक अच्छा स्टेप नहीं है, इसलिए कि स्टॉक काउंट करने वालों को वेयर हाउस मैनेजर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वरना जो बंदा चोरी कर रहा है उसी से पूछेंगे कि स्टॉक पूरा है कि नहीं, वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा पूरा है। अगर कोई डिफरेंस होगा भी तो वेयर हाउस मैनेजर रिपोर्ट उसको नहीं करेगा। इसीलिए इसमें जो पहली वीकनेस है वो ये कि वेयर हाउस मैनेजर से इंडिपेंडेंट टीम होनी चाहिए, स्टॉक काउंट वेयर हाउस मैनेजर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इम्प्लीकेशन इसकी क्या होगी अगर वेयर हाउस मैनेजर करता है कि जो डिफरेंसेस आएंगे वेयर हाउस मैनेजर उनको हाइड करेगा, उन्हें हो सकता है रिपोर्ट ना करें। तो पहले एक वीकनेस हमने आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड, 4 काउंटिंग टीम्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। स्टॉक काउंट के लिए 4 टीम्स बनाई गई। ईच टीम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पर्सन, हर टीम में 2 लोग थे, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं। फ्लोर एरिया वाज एलोकेटेड बाय द टीम अमंग देमसेल्व्स। फ्लोर एरिया टीम की खुद एलोकेशन, याद रखे टीम को खुद से एलोकेशन नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर हर बंदा खुद से एलोकेशन कर रहा होगा कि उसने किस एरिया को चेक करना है, तो मे बी कुछ हमारे वेयर हाउस के एरियाज ऐसे हों जो कि ओमिट हो जाएं और कुछ एरियाज ऐसे हों जो कि डबल चेकिंग हो जाए जिनकी। इसीलिए जो एलोकेशन है कि किस टीम ने कौन सा एरिया फिजिकली वेरीफाई करना है, ये किसी सीनियर टीम मेंबर, सीनियर मैनेजर की तरफ से, सीनियर मैनेजमेंट मेंबर की तरफ से एलोकेशन होनी चाहिए टीम को। तो ये हमने दूसरी वीकनेस भी आइडेंटिफाई कर ली कि टीम की एलोकेशंस खुद कर रही है, कोई सीनियर पर्सन नहीं कर रहा। और इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी कि कुछ हो सकता है एरियाज ऐसे हों जो कि डुप्लीकेट चेकिंग हो जाए और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो ओमिट हो सकते हैं। थर्ड, ईच टीम वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेयरहाउस मैनेजर टू रिमेंबर व्हिच इन्वेंटरी हैड बीन काउंटेड। हर टीम को वेयर हाउस मैनेजर ने स्टार्ट किया कि जो जो तुम काउंट करो उसको याद रखना। ये प्रॉब्लम है कि मार्क नहीं किया जा रहा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही वर्क परफॉर्म की। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किस आइटम को काउंट किया गया और किसको नहीं किया गया। इसीलिए जो भी टीम स्टॉक काउंट करे उसे चाहिए कि साथ साथ मार्क करते रहे, अपने शीट के पास, शीट के ऊपर भी मार्क करते रहे कि हमने इस स्टॉक को चेक कर लिया है, और फिजिकली जो आइटम्स काउंट की जा रही है उनके ऊपर भी टैगिंग मार्किंग कर लें ताकि डुप्लीकेट काउंटिंग ना हो सके, ठीक है। तो इसमें तीसरी वीकनेस क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जा रही, मार्किंग या टैगिंग नहीं हो रही कि किस स्टॉक को काउंट किया गया। इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी अगेन कि अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो मे बी आपने कुछ स्टॉक को आप डुप्लीकेट काउंटिंग कर लें, उसमें शामिल कर लें। और वैसे भी आपके पास बाद में प्रूफ नहीं होगा कि आपने उस वर्क को पूरा किया कि नहीं किया अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन रही होगी। अगर ज़बानी कलामी याद किया जा रहा होगा तो साबित करना मुश्किल होगा कि आपने इस काउंट को किया है कि नहीं। फोर्थ, प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर प्रोवाइडेड टू द स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेंट्री काउंट। ये अच्छी बात है, प्री नंबर शीट्स अगर मिले स्टाफ को। कैरा टू फैसिलिटेट इन्वेंट्री काउंट, inventory belonging to third parties and the inventory ledger balances were mentioned on the pre-numbered count sheet। अब इसमें 2 चीजें गलत है। एक चीज तो आपने क्विकली फॉलो कर ली होगी, क्या इन्वेंट्री लेजर बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जांपल से भी समझाया था कि अगर मैं कहूँ साथ वाले रूम में गिन के आओ कितनी चेयर्स हैं, पहली दूसरी ऑप्शन गिन के आओ 100 चेयर्स पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, तो किस में गड़बड़ कर सकते हैं, जिसमें 100 आप बगैर काउंट किए कह सकते हैं सर पूरे हैं। तो इसलिए इन्वेंट्री लेजर बैलेंस में, इन्वेंट्री शीट्स में, स्टॉक शीट्स में लेजर बैलेंस मौजूद नहीं होने चाहिए, बल्कि वो जो हमारी स्टॉक काउंटिंग टीम स्टॉक काउंट कर रही है उसको स्टॉक काउंट करके लिखना चाहिए कि कितना लेजर बैलेंस मौजूद है। वरना हो सकता है वो केयरलेसली स्टॉक काउंट करे और जो बैलेंस मौजूद लिखा हुआ है उसी को अप्रूव कर दे।
अच्छा ये तो हो गई एक वीकनेस, वैसे हमारी 4 वीकनेसेस हो गई। क्या मजीद भी कोई वीकनेस है? हाँ, इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज मेंशन कर दी गई है प्री नंबर्ड काउंट शीट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्टी से जो इन्वेंट्री बिलोंग कर रही है वो हमारे स्टॉक में शामिल हुई है, भी स्टॉक में शामिल हुई है, इसी वजह से तो इन्वेंट्री शीट में आ रही है वो क्वांटिटी। तो थर्ड पार्टी से जो हमें इन्वेंट्री मिल रही है, क्या वो हमारे स्टॉक में शामिल होनी चाहिए? क्या वो हमारी लिस्ट में आनी चाहिए? आनी ही नहीं चाहिए। हाईलाइट होना अलग बात है, वो तो उस लिस्ट में आनी नहीं चाहिए, उसका तो अलग से रिकॉर्ड बनना चाहिए। वरना रिस्क क्या, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, कि हो सकता है वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड हो जाए, क्लाइंट के स्टॉक। और फिफ्थ, ऑल द कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर प्रोवाइडेड टू ऑडिट टीम ऑन वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द इन्वेंट्री काउंट। जो कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरी नेक्स्ट डे प्रोवाइड किए, यानी सेम डे में कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। कट ऑफ टेस्ट सेम डे में प्रोवाइड होना चाहिए जिस दिन स्टॉक काउंट किया, जिस दिन मूवमेंट स्टॉप की गई है। नेक्स्ट डे करेंगे तो हो सकता है उसमें नेक्स्ट डेज की सेल और परचेजेस जो है वो भी इंक्लूड हो जाए। तो ये हमने 4 उसने कहा था, हमने 6 वीकनेस आइडेंटिफाई कर दी, इम्प्लीकेशन डिस्कस कर दी। नहीं, चाहे मार्क्स 6 हैं लेकिन उसने 4 का है तो 4 के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एहतियातन आपको पता है हम क्या करते हैं, एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देते हैं ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो अल्टरनेट पॉइंट को चेक कर ले एग्जामिनर और हमें मार्क्स दे दे। लेकिन याद रखें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने उसी सूरत में देने हैं जब आपके पास टाइम अवेलेबल हो, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पॉइंट दे देना बेहतर होता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन जो 2 है वो हमारे असाइनमेंट में शामिल नहीं है, वो आपने नहीं करना, आज नहीं करना, वो बाद में फिर कभी किसी दिन हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री काउंट। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी इन्वेंट्री काउंट हो रहा है और कह रहा है गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हमने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। पिछले क्वेश्चन में सिमिलर रिक्वायरमेंट थी, उसने एक्सप्लेनेशन की बजाय इंप्लीकेशन का वर्ड यूज किया था, ठीक है, कि उसकी इंप्लीकेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक ही बात है, हमने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, बताना है कि ये क्यों वीकनेस है। तो स्टार्ट करें जी। रिक्वायरमेंट हमने नीचे कर ली। Question 4. Your firm is the auditor of Shahzad Limited, a listed company, which is a wholesaler of consumable products. SL record its sale on delivery of goods and maintains up-to-date computerized inventory record. ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स पे नॉर्मली सेल आपको पता है डिलीवरी ऑफ गुड्स पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए और अप टू डेट कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। याद रखिए चाहे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जा रहे हो, लेकिन ये एंड पे उससे लिस्ट निकाल के क्लोजिंग बैलेंस की फिजिकल बैलेंस के साथ मैच करना होता है स्टॉक टेकिंग करके फिजिकल बैलेंस को उस कंप्यूटराइज्ड लेजर रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना होता है, ये जानने के लिए कि कहीं कोई चोरी चिकारी तो नहीं हो रही। क्योंकि जाहिर है आपका कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जितना मर्जी अपडेटेड हो, अगर आपका स्टॉक कोई बंदा चोरी कर रहा है तो उसकी एंट्री थोड़ी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में आ रही होगी। तो इसीलिए, और फिर ऑब्सोलीट आइटम्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है, वो भी आपका कंप्यूटर तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग एजिंग रिपोर्ट वगैरह कंप्यूटर बना सकता है, लेकिन एग्जैक्टली फिजिकली कोई इन्वेंट्री डैमेज है कि नहीं, जब तक स्टॉक काउंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगी। तो याद रखें कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन होने के बावजूद ये जरूरी है, लाजमी है कि आप फिजिकल स्टॉक काउंट करें। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, ए फुल इन्वेंट्री काउंट वाज कंडक्टेड एट ईयर एंड पे फुल इन्वेंट्री काउंट। अच्छा, इन्वेंट्री काउंट मुझे ये बताइए, मुझे याद आ गया क्वेश्चन कंसेप्ट। इन्वेंट्री काउंट करना किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की, ऑडिटर की? क्लाइंट की, शाबाश, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, स्टॉक काउंट के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी नहीं। ऑडिटर के लिए क्या स्टॉक काउंट को अटेंड करना जरूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि इन्वेंट्री एक मेजर एरिया होता है और कोई भी टेंजिबल एसेट्स हो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन उसके एग्जिस्टेंस का बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम एज ऑडिटर भी स्टॉक काउंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टॉक काउंट में जाके उसको ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन याद रखिए अगर हम खुद से इंस्पेक्शन कर रहे हो स्टॉक की, यानी हम खुद से भी स्टॉक काउंटिंग कर रहे हो फर्ज कीजिए, तो हमारे स्टॉक काउंट में और क्लाइंट जो स्टॉक काउंट कर रहा है उसमें फर्क होगा। क्लाइंट स्टॉक काउंट कर रहा होता है 100% फुल, यहाँ पे उसने फुल का वर्ड यूज किया। फुल का मतलब क्या है, क्लाइंट ने 100% स्टॉक काउंट करना है कि उसके पास कितना स्टॉक काउंट है।
लेकिन हम जब एज ऑडिटर उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, वो 100% बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सैंपल बेस पे कर रहे होते हैं। यानी अगर क्लाइंट के 10 वेयर हाउस हैं, क्लाइंट की टीम 10 के 10 वेयर हाउस में जाके स्टॉक काउंट कर रही होगी, लेकिन हम एज ऑडिटर हो सकता है सिर्फ 3 या 4 वेयर हाउस में जाएं, क्योंकि हम सैंपल बेस पे काम करते हैं और हम नॉर्मली मटेरियल मेजर फिगर्स को कवर कर रहे होते हैं। The full inventory count was conducted at year end. Senior who attended the physical stock taking at the central warehouse has observed the following matters. ये कुछ matters हैं जो senior ने observe किए हैं। अब आपने इसमें से problems identify करनी है। पहला, inventory count took place on January 1st, 2010 under the supervision of inventory controller. No movement of inventory took place on that day. जी, इसमें लास्ट पॉइंट चलेंगे जी, हाँ लास्ट पॉइंट क्या, क्योंकि ये सुपर इन्वेंट्री कंट्रोलर की, जो बंदा इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा है वो इन्वेंट्री को सुपरवाइज भी कर रहा है। जो इन्वेंट्री मैनेजर है, इन्वेंट्री सुपरवाइजर है, इन्वेंट्री कंट्रोलर से मुराद वही, इन्वेंट्री मैनेजर, इन्वेंट्री सुपरवाइजर है। तो इसको स्टॉक आउट में पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वरना जो डिफरेंसेस होंगे उनको छुपाएगा, हाइड करेगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, रिस्क है। अच्छा, क्या इसमें कोई रिस्क है, कोई प्रॉब्लम है कि स्टॉक काउंट ईयर एंड के बजाय 31 दिसंबर के बजाय 1 जनवरी को हो रहा है? इसमें रिस्क नहीं। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आप 31 दिसंबर को जाते हैं क्लाइंट की प्रेमिसेस पे, और बाज़ औक़ात तो स्टॉक काउंट करते करते ही 1 जनवरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर को क्लाइंट के ऑपरेशन रोक दिए, सेल परचेज रोक दी, और फिर 1 जनवरी को स्टॉक काउंट करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल परचेज तो आपने स्टॉप की हुई है। इसका मतलब है 1 जनवरी को भी वही बैलेंस होगा जो कि 31 दिसंबर को है। लेकिन ये याद रखें, तब होगा जब आपने मूवमेंट को स्टॉप किया होगा। अगर सेल परचेज हो रही है तो फिर 1 जनवरी को जो आप स्टॉक काउंट करेंगे वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कट ऑफ अगर आप नेक्स्ट डे में परफॉर्म करें, कट ऑफ अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट डे में प्रोवाइड की जाएं, कट ऑफ टेस्ट आप 31 दिसंबर के बजाय 1 जनवरी को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो भी अगर तो सेल परचेज की मूवमेंट स्टॉप की गई है तो फिर तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 31 दिसंबर का बैलेंस है वो 1 जनवरी को भी वही बैलेंस होगा, ठीक है, वही ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि मूवमेंट स्टॉप की हुई है। लेकिन अगर मूवमेंट हो रही है तो याद रखें फिर 31 दिसंबर को ही आपको स्टॉक काउंट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 जनवरी को काउंट कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर को स्टॉक काउंट सेल परचेज की मूवमेंट रोक दी गई है, फिर 1 जनवरी को काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 जनवरी को सेल परचेज हो रही थी, स्टॉप नहीं मूवमेंट, 1 जनवरी को सेल परचेज हो रही थी, फिर 1 जनवरी को स्टॉक काउंट करने में प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ईयर एंड के बाद की, यानी 1 जनवरी की जो सेल परचेज है वो हमारे स्टॉक को इफेक्ट कर जाए, ठीक है। अब चूंकि 1 जनवरी को स्टॉक काउंट करना, इफ के साथ कंडीशन हो गया कि अगर 1 जनवरी को मूवमेंट रोकी गई है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 जनवरी को स्टॉक काउंट करने में। लेकिन अगर स्टॉक की मूवमेंट नहीं रोकी गई फिर 1 जनवरी को प्रॉब्लम है। अब ये चूंकि इफ के साथ कंडीशन, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि जो क्लियरली वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाए मैं उनको लिखूं, बजाय ये कि 50-50 वाली या इफ वाली कंडीशंस के लिखने के बजाय। तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि इन्वेंट्री कंट्रोलर वाली वीकनेस थी, ये क्लियर हो गई। हाँ, आगे उसने लिखा भी है नो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री टुक प्लेस। इसका मतलब है 1 जनवरी को भी काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक ही वीकनेस, पहले पॉइंट में हमें एक ही वीकनेस नजर आई। प्रॉब्लम क्या? इन्वेंट्री कंट्रोलर स्टॉक काउंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड, 4 काउंटिंग टीम्स वर फॉर्म्ड। 4 काउंटिंग टीम्स जो थी वो बनाई गई। ईच टीम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पर्सन। द फ्लोर एरिया वर एलोकेटेड बाय टीम अमंग्स देमसेल्फ। वही पॉइंट जो भी हमने पहले कवर किया, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम बुक के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, केस स्टडी को प्रैक्टिस करें, तो बहुत चांसेस हैं कि मिलती जुलती केस स्टडी हमें एग्जाम में आ जाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें केस स्टडीज की। थर्ड, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें वो खुद एलोकेशन कर रहे हैं, हालांकि एक सीनियर मैनेजमेंट टीम मेंबर को एलोकेशन करनी चाहिए, वरना कुछ एरियाज हो सकता है स्किप हो जाए और कुछ डुप्लीकेट हो जाए। थर्ड, each team was instructed by the inventory controller to remember which inventory has been counted। ये भी सिमिलर पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, मार्क नहीं किया जा रहा, इन्वेंटरी को टैग नहीं किया जा रहा। 4, प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर प्रोवाइडेड टू स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेंटरी काउंट। ये तो अच्छा किया है, प्री नंबरिंग काउंट शीट्स प्रोवाइड करना अच्छी बात है।
द काउंट शीट शोड द इन्वेंट्री लेजर बैलेंस टू फैसिलिटेट रिकंसिलिएशन। लेजर बैलेंस नहीं आने चाहिए, स्टॉक शीट के ऊपर ये नहीं लिखा होना चाहिए इसकी क्वांटिटी कितनी है, वरना स्टॉक काउंट करने वाला उसी क्वांटिटी को टिक्कू ऑडिट करके टिक टिक करता जाएगा कि ठीक है पूरा स्टॉक। तो कितने वीकनेस, 1 2 3 4 वीकनेसेस हो गई, ये कॉपी पेस्ट थी, ठीक है। फिफ्थ, ओल्ड स्लो मूविंग और ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंटरीज वर हाईलाइटेड ऑन द काउंट शीट एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। जी जो ओल्ड स्लो, अच्छा इसमें ओल्ड और स्लो मूविंग को मैं अलग डिस्कस कर रहा हूं और ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंटरीज को अलग डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। जो ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंटरी है उसे तो हमारी लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी सोल्ड को तो हमारी लिस्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हमारी इन्वेंटरी की लिस्ट में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो थर्ड पार्टी का स्टॉक है जो हमारी लिस्ट में मौजूद, तो इसको लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देना चाहिए और फिजिकल जो इन्वेंट्री का बैलेंस है उसमें भी इसको सेपरेटली होल्ड करना चाहिए। अच्छा, ओल्ड और स्लो मूविंग स्टॉक, इसको हाईलाइट किया गया है तो ये ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि इसकी भी अलग से लिस्ट प्रिपेयर हो। अलग से इसकी लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ताकि बाद में ईयर एंड पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल कर रहे हो तो इस सोल्ड या स्लो मूविंग स्टॉक की अप्रोप्रिएट प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सके। उसी सूरत में हो सके कि अगर हमारे पास अलग से लिस्ट मौजूद हो, तो बजाय ये कि पूरी फिजिकल काउंट की जो शीट है उसमें बहुत से पेजेस होते हैं। मैं एक स्टॉक काउंट पे गया, उस पर तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए एक पेज के ऊपर कोई 30 से 35 के करीब आइटम्स थी और टोटल 100 के करीब पेजेस थे इसमें फिजिकल स्टॉक काउंट कर। अब इसमें अगर कुछ आइटम्स को क्लाइंट ने हाईलाइट किया है कि सर ये स्लो मूविंग आइटम है, ये स्लो मूविंग आइटम्स है, तो बाद में उनको एनआरवी पे रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्लो मूविंग जो इन्वेंटरीज है इसको भी बजाय ये कि आप स्टॉक शीट के ऊपर हाईलाइट करें, इसकी अलग से लिस्ट बननी चाहिए। लेकिन चलिए फर्ज कीजिए अगर आप इसको ओल्ड स्लो मूविंग और ओल्ड या स्लो मूविंग स्टॉक को आप कहते हैं कि ये उस लिस्ट में भी अगर मौजूद हो तो हाईलाइट हो गया ना, ठीक है, लेकिन कम अज कम ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंटरीज को तो लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो उसने बड़ा ब्लंडर किया। तो कितनी 5 वीकनेसेस हो गई। छठी पे चलते हैं। आइटम्स नॉट लोकेटेड ऑन द प्री नंबर्ड इन्वेंटरी शीट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सेपरेट शीट्स व्हिच वर नंबर्ड बाय द स्टाफ। अलग से शीट जो इन्वेंट्री आइटम्स इनको नहीं मिल रही, जो इन्वेंट फिजिकली, आपको याद है हम एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, एक तो होता है लिस्ट टू फ्लोर, एक है फ्लोर टू लिस्ट। क्या कह रहा है कि फ्लोर टू लिस्ट जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको जो चीज लिस्ट में नहीं मिल रही वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप अलग से एक शीट लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं। अलग से शीट लेके उसके ऊपर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है कि वो शीट प्री नंबर्ड नहीं है, उसको स्टाफ खुद नंबर कर रहा है। अब देखें फर्ज कीजिए 4 टीम्स हैं, 2-2 की 4 टीम का स्टॉक काउंट कर रही हैं, उनको हमने कुछ पेजेस दिए। अब हर टीम अगर एक्स्ट्रा शीट इस्तेमाल करती है और उसके सेम नंबर लिख देती है कि 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है हर टीम ने अगर एक एक एक्स्ट्रा शीट यूज किया है तो सबका नंबर क्या होगा 1। उसके बाद में प्रॉब्लम हो सकती है डुप्लीकेशन की वजह से, इसीलिए ये एक्स्ट्रा शीट्स जो है ये भी प्री नंबर्ड होनी चाहिए। 7. At the end of the count, all inventories against which advance from customer had been received were removed from the physical inventory on instruction of the inventory controller. इन्वेंट्री कंट्रोलर ने कहा कि वो सारी इन्वेंट्री जिनके अगेंस्ट में एडवांस रिसीव हो चुका है उसको अलग कर दो, रिमूव कर दो लिस्ट में से। क्यों? ये इन्वेंट्री कस्टमर को सेल नहीं हो चुकी, ये सेल नहीं हुई क्योंकि सेल एडवांस में रिकॉर्ड नहीं होती, सेल तो डिस्पैच में रिकॉर्ड होती है। इसीलिए यहाँ पे एडवांस अगर रिसीव किया गया, चूंकि सेल नहीं हुई, जिन इन्वेंट्री अगेंस्ट एडवांस रिसीव हुआ है वो भी क्लाइंट ही की है, वो कस्टमर की नहीं हुई, कस्टमर को सेल नहीं हुई, इसलिए उसे हमारे क्लाइंट की स्टॉक में भी, क्लाइंट के इन्वेंट्री में ही इंक्लूड होना चाहिए, उसे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जी ये थे हमारे इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो इन्वेंट्री काउंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको जो केस स्टडी में वो टेस्ट करता है वो कंसेप्ट इजी है, मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा हट के चैप्टर 12 में हम चले गए थे सिर्फ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि एक तो ये इन्वेंट्री काउंट से रिलेट कर रहा था कंसेप्ट और दूसरा चैप्टर 12 में भी एक अहम कंसेप्ट है,
तो मैं ये चाह रहा था कि चैप्टर 10 को सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कवर करते करते साथ चूंकि कंसेप्ट लिंक कर रहा है और अहम है, इसलिए चैप्टर 12 के इन्वेंट्री काउंट के कंट्रोल्स को भी हम साथ ही डिस्कस कर लें, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी टॉपिक में हम चैप्टर 12 की तरफ नहीं जाएंगे, रूटीन में चैप्टर 10 के ही सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा, जब हम चैप्टर 12 पे जाएंगे उस वक्त आपने मुझे बता देना है कि सर इसमें इन्वेंट्री के कंट्रोल्स को हमने नहीं पढ़ना, वो पढ़ लिया हुआ है पहले। तो ये हमारी होम असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारी होम असाइनमेंट में, और ये होम असाइनमेंट चैप्टर 12 के थे जी। अब हम चलते हैं आज के एरियाज की तरफ। 2 एरियाज हमने कवर करने हैं, बैंक और कैश, और दोनों बहुत ईजी हैं, बल्कि इन दोनों में से जो ज्यादा ईजी है पहले वो कर लेते हैं, कैश। कैश में क्या करें? अच्छा याद रखिए, प्रैक्टिकली कैश में सिर्फ एक ही काम किया जाता है। प्रैक्टिकली जितने भी कैश काउंट में मैंने हिस्सा लिया है, नॉर्मली बैंक के एरिया में कैश ज़्यादा है, बैंक वाले जो हमारे बैंकिंग क्लाइंट्स होते हैं उनमें कैश ज़्यादा अहम होता है। सिर्फ एक काम करते हैं, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर हमसे 3-4 नंबर के साथ पूछ ले, जैसा कि क्वेश्चन में उसने पूछा भी हुआ है कि बताइए आप कैश काउंट कैसे परफॉर्म करेंगे, तो कंप्लीट कैश काउंट कैसे परफॉर्म करेंगे, अब मैं इसी कैश के एरिया को थोड़ा प्रॉपर वे में, फॉर्मल वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाएंगे ईयर एंड पे, और क्लाइंट से कहेंगे सर कैश की ट्रांजैक्शन को रोक दे। जिस तरह इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन को रुकवा दिया था, उसी तरह कैश की ट्रांजैक्शन को भी रुकवा देंगे, ताकि हम कैश को काउंट कर सके ठीक तरीके से। तो सबसे अहम प्रोसीजर क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन। स्टॉक काउंट को कैश काउंट को रुकवा दिया, कैश की मूवमेंट को रुकवा दिया, सबसे पहले क्या करता है? फिजिकल वेरिफिकेशन करें। क्लाइंट से कहेंगे सर आपके पास जो कैश का बैलेंस आ रहा है 25 लाख, जरा हमें 25 लाख गिनवाएं। क्लाइंट के पास कुछ नोट होंगे 5000 के, कुछ होंगे 1000 के, कुछ 500 के, कुछ 100 के, कुछ 50 के, कुछ 20 के, कुछ 10, जो भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे हम काउंट करेंगे। ठीक है, खुश हो रहे हैं? क्लाइंट बड़ा सा सेफ होगा, उसके अंदर जाएंगे, उधर दाएं बाएं पैसे ही पैसे, इस हाथ में सेल्फी भी लेंगे। सेल्फी नहीं लेने क्यों? और जब बाहर आना है काउंट करने के बाद, नॉर्मली जिस जगह पे भी क्लाइंट ने, जिस लोकेशन पे भी क्लाइंट ने अपने कैश को रखा हुआ है, जब आपने बाहर आना है तो क्लाइंट की एक्नॉलेजमेंट ले लेनी है। क्लाइंट की एक्नॉलेजमेंट किस चीज की? कि हाँ जी भाई तलाशी ले ले हमारी, आपका कैश पूरा है। वरना ऐसा हो सकता है कि आप कैश काउंट करके बाहर आए और बाद में क्लाइंट कहे आपके पार्टनर को कि सर ये देखें इसमें हमारा 5 लाख रुपया गायब है। आपका बंदा स्टॉक काउंट करने आया था, स्टॉक काउंट करने से पहले पैसे पूरे थे, स्टॉक काउंट के बाद पैसे गायब हैं। इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं भला? स्टॉक काउंट करते हैं। स्टॉक काउंट करने के बाद क्लाइंट से एक्नॉलेजमेंट लेते हैं कि भाई आप रिटर्न फॉर्म में लिख के दें कि हमने स्टॉक काउंट कर लिया और उसके बाद आपका कैश पूरा है, और अगर कैश मिसिंग है तो भी हमारी तलाशी ले लें। इसमें कोई कबाहत की बात क्या? क्लाइंट अगर ऑडिटर की तलाशी ले स्टॉक काउंट के बाद या कैश काउंट के बाद, इसमें कोई कबाहत है? कोई कबाहत नहीं, कंट्रोल पर्पस है। अच्छा, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ताकि हम नीट एंड क्लीन होकर निकलें, बाद में हम पे कोई इल्जाम ना आए अगर क्लाइंट का कोई कैश मिसिंग होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लाइंट का कंसेप्ट समझ आ गया। फिर इसके बाद कंपेयर फिजिकल बैलेंस को। कंपेयर फिजिकल बैलेंस जो है, यानी कैश कितना मौजूद है, इसे एज पर बुक्स के साथ कंपेयर करेंगे। बुक्स में कितना शो हुआ, कहीं फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस में फर्क तो नहीं है? ये देखिए वही कंसेप्ट है जो कि हमने काउंटिंग में पढ़ा। स्टॉक काउंटिंग में भी तो इस तरह करते हैं। पहले देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक कितना है, और फिर उसको फिजिकल बैलेंस को बुक बैलेंस के साथ एग्री करते हैं। और आपको याद होगा काउंटिंग में आप रिकंसिलिएशन भी बनाते थे फिजिकल की बुक बैलेंस के साथ। तो उसी तरह देखें कि कैश काउंट में कितना बैलेंस शो हो रहा है और फिजिकली कितना कैश मौजूद है, कहीं में से कोई गायब तो नहीं है। और अगर आपको पता चले एज पर बुक्स बैलेंस ज्यादा है, फिजिकली कैश का बैलेंस कम है, फिर क्या करें? इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछे। हो सकता है ये मिस एप्रोप्रिएशन हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी को एडवांस दिया हो, किसी एम्प्लॉय को। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया होता है। ठीक है, जैसे ऑफिशियली अगर फर्ज कीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये है जिसको मैं ऑफिशियल पर्पस के लिए स्पेंड कर सकता हूँ। कॉलेज ने मुझे फर्ज कीजिए 1000 रुपया दिया, उस 1000 में से मैंने हो सकता है 300 अपने असिस्टेंट को दे दिया हो कि भाई मैं यहाँ पे क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ, अगर फर्ज कीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मार्कर वगैरह पेन वगैरह लाने की, तो आप उसमें से एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। अब देखिए है ये ऑफिशियली 1000 रुपया मौजूद है, लेकिन सारे का सारा एक जगह पे मौजूद नहीं है।
700 मेरे पास है, 300 मेरे असिस्टेंट के पास। उसी तरह कंपनी में भी समटाइम ऐसा होता है कि सारे का सारा कैश एक जगह पे मौजूद नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ एम्प्लॉइज़ को एडवांस दिया जाता है, बाज़ औक़ात पैटी कैश, आपने शायद काउंटिंग में वर्ड सुना होगा पैटी कैश, कि किसी एम्प्लॉय को थोड़ा कैश 1000, 500, 5000, 2000 ये कैश किसी को हैंड ओवर करके उसे कहा जाता है कि इसमें से जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे वो आप खर्च कीजिए और बाद में हमें हिसाब दे दीजिएगा। तो अगर कोई फर्क आता है तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। याद रखें लाजमी नहीं वो मिस अप्रोप्रिएशन हो, कोई भी केस हो सकता है। सम टाइम हो सकता है किसी एम्प्लॉय को पैसे एडवांस में दिए हो, सम टाइम पैटी कैशियर को दिए हो पैसे, तो उनसे पूछ लेंगे। फिर कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली कट ऑफ टेस्ट सेल और परचेज के एरिया में परफॉर्म किया जाता है और डेटर्स क्रेडिटर्स इन्वेंट्री पे इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, इसलिए डेटर्स क्रेडिटर्स इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी हम कट ऑफ टेस्ट का जिक्र करते हैं। लेकिन कैश में कट ऑफ टेस्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कैश रिसीट और कैश पेमेंट के लिहाज से रियल वन, और आपने चेक करना है कि बड़े बड़े जो करेंसी नोट्स हैं बड़े हाई डिनोमिनेशन के, डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? हाई वैल्यू, यानी 5000 के और 1000 के नोट्स जो हैं वो असल है, रियल वन है। हर नोट को चेक ना कीजिए बल्कि बड़े बड़े नोट देख लें, उनके ऊपर ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ किसी के ऊपर, अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? नकली है, वो आपको फिर राइट ऑफ करने पड़ेंगे। कैश के प्रोसीजर सिंपल, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब बैंक के प्रोसीजर की तरफ चले। सबसे पहले क्या करना है? क्लाइंट से लिस्ट लेनी है। भाई आपके पूरे पाकिस्तान में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सबकी लिस्ट दे दे, ठीक है। आजकल तो इंडिविजुअल के 2-2, 3-3, 4-4 बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, तो कंपनी के भी हो सकता है एक से ज्यादा बैंक्स में अकाउंट्स हो, अनयूजुअल बात नहीं है। क्लाइंट से सारे बैंक्स की लिस्ट लेंगे जिसमें अकाउंट है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स की कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे, इसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं आ रही, कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई बड़ी अमाउंट आ रही है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिकेट कर सकती है। अगर कोई अनयूजुअल आइटम्स ऐसी है जिसके बारे में क्लाइंट हमें वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर सकती है। इसलिए हम अनयूजुअल एंट्रीज को इंस्पेक्ट करेंगे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट से। अच्छा, फिर इसके बाद बैंक के एरिया में सबसे, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कैश के एरिया में सबसे अहम चीज क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर। बाकी के सिर्फ हम मार्क्स को पूरा करने के लिए प्रोसीजर बता रहे होते हैं। सबसे अहम चीज यही होती है कि आपने फिजिकली क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाके देख लेना है जितना कैश बुक में आ रहा है उतना फिजिकली मौजूद है कि नहीं, डिफरेंस हो तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, सिंपल। उसी तरह बैंक के एरिया में जो सबसे अहम प्रोसीजर है वो दो है। एक ये बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है और दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। बैंक एरिया में सबसे अहम प्रोसीजर क्या है? दो, बैंक कंफर्मेशन लेटर और बैंक रिकंसिलिएशन। अब हम देखते हैं कि इन दोनों एरियाज के ऊपर, इन दोनों पार्ट्स के ऊपर, बीआरएस के ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और बैंक को कंफर्मेशन लेटर जो सेंड करना है इस पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। पहले बीआरएस। अच्छा, मुझे बताइए क्या बीआरएस का फॉर्मेट आपके जहन में क्लियर है? आपने काउंटिंग में बनाया होगा, ऊपर हुआ करता था शायद बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक होता था, ऐड होता था अनप्रेजेंटेड चेक, लेस होता था अनक्रेडिटेड चेक्स और क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। या इस तरह रिवर्स ऑर्डर भी होता था, वो डिपेंड करता है स्टार्ट कहां से कर रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक से कर रहा है या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। लेकिन चार चीजें होती थी, चार चीजें बीआरएस में, इससे एग्री करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स। अगर आप बीआरएस को चेक करना चाहते हैं तो आपने इन 5 चीजों को चेक करना है। किन 5 चीजों को गिनवाई? तो मैंने 4 है गिनवाई तो। अच्छा, मुझे बताइए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बीआरएस में आ रहा होगा। अगर बीआरएस को चेक करना है तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को किसके साथ कंफर्म करें? बैंक स्टेटमेंट के साथ और बैंक कंफर्मेशन लेटर के साथ भी। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट के साथ भी क्रॉस चेक करें सही बैलेंस उठाया कि नहीं, और बैंक कंफर्मेशन लेटर के साथ भी, उसमें भी तो बैंक क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म कर रहा होता है। बल्कि बैंक कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल है, वो डायरेक्ट हमें रिसीव होता है, ठीक है। तो एग्री करना है किसको? पहली चीज बैलेंस एज पर कैश बुक को कैश बुक के साथ, दूसरी चीज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन लेटर के साथ, तीसरी चीज जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रही हैं, जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रही है उनको देखना है सब्सीक्वेंट पीरियड में क्लियर हुई कि नहीं हुई। जैसे अगर अनक्रेडिटेड चेक्स हैं,
देखना है अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से होते हैं? जो कैश बुक में आ गया है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं, वो देखना है नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए इन्वेस्टिगेट करें। फिर अनप्रेजेंटेड चेक देखना है नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में आ गए कि नहीं आ गए। नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट से वो बैलेंस कम हो जाना चाहिए ना अनप्रेजेंटेड चेक। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करें। कितने प्रोसीजर हो गए? 2। अगर इसको बाइफरकेट करें तो 4। सबसे पहला प्रोसीजर, बैलेंस एज पर कैश बुक को किसके साथ कंपेयर किया, एग्री किया? बैलेंस एज पर कैश बुक को किसके साथ एग्री किया? कैश बुक के साथ। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को किसके साथ एग्री किया? बैंक स्टेटमेंट और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ। अनप्रेजेंटेड चेक को कहां पे चेक किया? अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंटली क्लियर हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए, एनुअल डिले या क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट किया। ये 3 हो गए। 4th, अनक्रेडिटेड चेक्स को नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में देखा, क्लियर हुए कि नहीं हुए? अगर क्लियर नहीं हुए, एनुअल डिले है, क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट किया। और 5वां और आखिरी काम क्या करना है? कॉस्ट। CST कॉस्ट मींस टोटल करना है। BRS के टोटल करने में भी तो क्लाइंट गलती कर सकता है। हम देखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल करके देखेंगे वो टोटल मैच करता है कि नहीं। अनक्रेडिटेड चेक का टोटल करके देखेंगे मैच करता है। रिकैलकुलेशन कॉस्ट कह ले। CST कॉस्ट का मतलब भी यही होता है, सम करना, टोटल करना। रिकैलकुलेट का मतलब भी यही, चेक करना। ठीक है। और अनट्रेस्ड आइटम, अगर फर्ज कीजिए रिकंसाइलिंग आइटम अनप्रेजेंटेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके बारे में जो नेक्स्ट मंथ में क्लियर नहीं हुई, हमने क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट किया और उनकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए जेन्युइन है कि नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट करेंगे। ये प्रोसीजर हो गए BRS के। अब मुझे बताइए, क्या आज के बाद अगर आपके सामने कोई BRS आ जाए, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं? कैसे वेरीफाई करेंगे? कैश बुक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक्स में क्या देखेंगे? सबसे पहले टोटल करके देखेंगे मैच करता है कि नहीं करता। फिर नेक्स्ट मंथ में देखेंगे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। बैंक कंफर्मेशन लेटर। बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे भाई? सेंड करेंगे बैंक कंफर्मेशन लेटर, बस। जब वापस आ जाएगा तो चेक करेंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं जो क्लाइंट ने दिया। क्या सिर्फ बैंक कंफर्मेशन में क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म किया जाता है या अदर इंफॉर्मेशन को भी कंफर्म किया जा सकता है? अदर, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, कोई लोन लिया कि नहीं लिया, अगर लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या था, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं अगली बात जो करने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा, इसके बाद एरिया खत्म हमारा। क्या बैंक कंफर्मेशन लेटर जो बैंक हमें सेंड करेगा उसमें सिर्फ बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होगा कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो दूसरे एरियाज या डिस्क्लोजर्स को इफेक्ट करे? हो सकती है। तो हमने ये देखना है कि क्या बैंक ने, हमने जो भी इंफॉर्मेशन पूछी थी उससे, बैंक ने उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन का जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया। इसलिए कि क्लोजिंग बैलेंस के अलावा हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हम बैंक से पूछे जो अदर एरियाज को इफेक्ट कर रही हो। एग्जाम्पल दीजिए अदर एरिया, जैसे इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले एरिया को इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे लोन अगर कोई लिया है और उसका रीपेमेंट शेड्यूल, ये बैंक से कंफर्म करेंगे। ये हमारे बैंक बैलेंस के साथ साथ अगर बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो लायबिलिटी वाली साइड को भी इफेक्ट करेगा। उसमें करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन हम बैंक के ने जो हमें रीपेमेंट शेड्यूल दिया होगा उससे कंफर्म करेंगे। और डिस्क्लोजर को भी इफेक्ट कर सकता है बैंक कंफर्मेशन। वो कैसे? जो सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें बैंक के पास लिखवाई हुई हैं, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अगर इन्वेंट्री को प्लेज वगैरह करवाया हो फिक्स एसेट के सिक्योरिटी, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये बैंक कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स हैं। बैंक कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, बैलेंस को एग्री करेंगे जो उसका जवाब आया, फिर कंफर्मेशन को रिव्यू करेंगे कि क्या अदर इंफॉर्मेशन बैंक बैलेंस के अलावा अगर हमने कोई अदर इंफॉर्मेशन लोन की, इंटरेस्ट रेट की, सिक्योरिटीज वगैरह की, अगर अदर इंफॉर्मेशन उससे पूछी थी उसने जवाब दिया कि नहीं दिया, और अगर जवाब दे दिया तो उसका दूसरे एरियाज पे प्रॉपरली इंपैक्ट देखेंगे, रिकन्फर्म करेंगे कि क्या बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बताया हमें कंफर्मेशन में, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसी रेट के मुताबिक रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ।
तो ये हमारे बैंक कन्फर्मेशन के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने दो बहुत इजी एरिया सीखे, कैश और बैंक। कैश में सबसे अहम प्रोसीजर क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन, और बैंक में सबसे अहम दो प्रोसीजर, बीआरएस और बैंक कन्फर्मेशन लेटर। अगर आपसे पूरे बैंक के प्रोसीजर पूछे तो क्या आप उसको बता सकेंगे कि बैंक को वेरीफाई करते हुए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं? और अगर आपसे पूरे बैंक के प्रोसीजर ना पूछे, सिर्फ बीआरएस या बैंक कन्फर्मेशन के प्रोसीजर पूछे, जैसा कि उसने दो क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन में उसने कहा बताओ बैंक को कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना है और उससे एविडेंस लेना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? और फिर एक क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि बताओ बीआरएस अगर क्लाइंट ने आपके सामने रखी है कि सर ये हमारे बैंक की बीआरएस है इस अकाउंट की, कैसे वेरीफाई करेंगे? 5 चीजें बता देंगे उसको। इसमें आज के लेक्चर में कोई चीज मुश्किल तो नहीं थी? नहीं, इसी तरह इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।